नेक्स्ट यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है हर जगह पर, और वहां पर कोई चार्ज पार्टिकल आ रहा है, मोशन कर रहा है। तो हमें ये तो पता है कि उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगी, लेकिन इस फोर्स के लगने का इफेक्ट क्या होगा ये हम यहाँ पर देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो जब भी देखिए मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर भी दो केसेस हमें देखने को मिलेंगे। एक, जब मोशन जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो रहा है, और दूसरा, जब मोशन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं हो रहा है। तो ये दो केसेस हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। जो आप यहाँ पर ये केस पढ़ रहे हो, ये केस है जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से दिखा रखी है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है और डायरेक्टेड इनवर्ड है, परपेंडिकुलर टू प्लेन और डायरेक्टेड इनवर्ड है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल आ रहा है, मोशन कर रहा है परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाता है। तो उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लग जाती है कुछ इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगती है। तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा, चार्ज पार्टिकल के जो डायरेक्शन थी मोशन की, वो डायरेक्शन जो है बदल जाएगी। पहले चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा था, धीरे धीरे ये चार्ज पार्टिकल इस तरीके से शिफ्ट होने लगेगा। और क्यों हुआ ऐसा, इस फोर्स के लगने के कारण हुआ। जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंच चुका होगा तो ये फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लग रही होगी, फिर से चार्ज पार्टिकल का मोशन की डायरेक्शन बदलेगी और डायरेक्शन फोर्स की हो जाएगी यहाँ पर इस तरीके से। फिर ये जो है इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल देगा, ये जो फोर्स लग रही थी। और यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे तो फोर्स की डायरेक्शन अगेन यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि चार्ज पार्टिकल जो है अपने मोशन की डायरेक्शन बार बार चेंज करता है, और इस वजह से वो एक टाइप का यहाँ पर सर्कुलर पाथ एक्वायर कर लेता है। तो एक तरीके का सर्कुलर पाथ एक्वायर होता है उस केस में जब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मोशन के परपेंडिकुलर होती है, या मोशन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो रहा हो। चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ यहाँ पर एक्वायर कर लेता है। और इस सर्कुलर पाथ का रेडियस अगर आप मान लीजिए यहाँ पर कि आर मान लेते हैं, तो तब ये आर कितना होगा, रेडियस कितना होगा इस सर्कुलर पाथ का। तो डेरिवेशन से इसका जो है हमारे पास में आंसर निकल करके आता है, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। ये आंसर हमारे पास में आ जाता है मोशन ऑफ चार्ज जब परपेंडिकुलर हो रहा होता है। ये रेडियस है बच्चों। यहीं से फिर आप इसके बाद, क्योंकि सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, तो टाइम पीरियड भी बता सकते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी होता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि वेलोसिटी पर टाइम पीरियड डिपेंड कर ही नहीं रहा, यानी कि वेलोसिटी कुछ भी हो टाइम पीरियड सेम रहने वाला है, टाइम पीरियड चेंज नहीं होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर आप काइनेटिक एनर्जी भी बता सकते हो, 1/2 mv² लगाकर। अब आप पूछोगे कि भाई वी कहाँ से आएगा, तो आप ये वाला जो फॉर्मूला था यहीं से वी पता कर सकते हो। वी पता करने के लिए क्या कर देंगे हम, क्यू बी आर अपॉन एम कह देंगे कि भाई ये वेलोसिटी आ जाएगी। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। और टाइम पीरियड अगर आप बता चुके हो तो आप यहाँ पर चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। फ्रीक्वेंसी हमको पता है कि टाइम पीरियड का अपोजिट होती है, तो क्यू बी अपॉन 2 पाई एम ये हो जाएगी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है। अब यहाँ पर ये जो दूसरा केस आपको दिखाया जा रहा है, ये वो केस है जब वेलोसिटी नहीं होगी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि फील्ड के साथ कोई एंगल बना रही होगी, 90 डिग्री एंगल नहीं बना रही होगी, 90 डिग्री को छोड़ करके कोई दूसरा एंगल बना रही होगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, आपका चार्ज पार्टिकल ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड की आप इधर मान रहे हो डायरेक्शन, और चार्ज पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है कुछ इस तरीके से हो रहा है कि दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। ये चीज आप यहाँ देख पा रहे हो। और आप देख पा रहे होंगे कि जो चार्ज पार्टिकल है वो इस प्रकार का मोशन यहाँ पर कर रहा है। ये कैसा पाथ है बच्चों, ये हेलिकल पाथ हुआ करता है, ये हेलिकल पाथ हुआ करता है। ये डिफरेंस है कि जब चार्ज का मोशन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ना हो रहा हो तो वो सर्किल से कौन सी फॉर्म एक्वायर कर लेता है, हेलिकल फॉर्म एक्वायर कर लेता है। और यहाँ पर जो रेडियस होगा इस हेलिकल पाथ का, वो होगा बेटा एम वी अपॉन क्यू बी। ये तो हुआ करता था परपेंडिकुलर वाले केस में, इस वाले केस में क्या होगा, ये हो जाएगा एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। अब वी परपेंडिकुलर क्या होगा, देखिए वी परपेंडिकुलर यहाँ पर वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसी तरीके से एक वी पैरेलल कंपोनेंट भी है, वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहने वाला कंपोनेंट है। तो यहाँ पर एम वी परपेंडिकुलर कितना, ये वी परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा वी साइन थीटा। तो फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर रेडियस का एम वी अपॉन क्यू बी। थीटा यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में बनने वाला एंगल है। इसी प्रकार से हम दूसरी चीजें भी लिख सकते हैं। टाइम पीरियड यहाँ पर भी होगा
कितना होगा, 2 पाई m अपॉन क्यू बी होगा। मैंने थोड़ी देर पहले अभी बताया था आप लोगों को कि टाइम पीरियड तो चेंज होगा ही नहीं, चाहे आप वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में हो और कुछ भी वेलोसिटी हो। भाई वेलोसिटी पर डिपेंडेंसी नहीं है ना टाइम पीरियड की। तो आप चाहे मोशन परपेंडिकुलर कराइए या मोशन को परपेंडिकुलर मत कराइए, टाइम पीरियड वही का वही रहने वाला है दोनों केसेस में, जैसा कि ये फॉर्मूला हमको यहाँ पर बता रहा है। और अगर टाइम पीरियड सेम होगा तो फ्रीक्वेंसी भी बेटा यहाँ पर सेम होने वाली है, कोई चेंज आने वाला नहीं है। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अगेन चार्ज का मोशन हो रहा है बच्चों, लेकिन इस बार सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में नहीं हो रहा, इस बार मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में भी हो रहा है। और यहाँ पर एक कंडीशन और है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी क्या है, आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जब ऐसा होता है कि दो मैग्नेटिक फील्ड दो दो फील्ड आ रही हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ऐसे केसेस में उनको क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आप नाम दे दिया करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से दिखाई गई है, यानी कि वो परपेंडिकुलर टू प्लेन है और डायरेक्टेड इनवर्ड है, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रही हैं। चार्ज का मोशन कैसे हो रहा है भाई, देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है कि इस तरीके से ये एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में। और ये जो मोशन हो रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, वो तो आपस में परपेंडिकुलर थी, साथ साथ यहाँ पर मोशन जो है वो भी दोनों फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। मोशन मतलब वेलोसिटी जो है वो भी दोनों के परपेंडिकुलर है। जब ऐसा होगा तो तीन केसेस यहां पर निकल करके आते हैं। एक केस निकल करके आता है डिफ्लेक्शन बाय ई, एक केस आता है डिफ्लेक्शन बाय बी, और एक केस आता है यहां पर अनडिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन। यानी कि अब मैं देखिए थोड़ा सा आप लोगों को यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं चीजों को। अब देखिए ये जो डिफ्लेक्शन बाय ई लिखा हुआ है इसका मतलब है कि चार्ज पार्टिकल जब यहां एंटर करा है तो उस पर कोई ना कोई फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब मान करके चलिए आप लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ना लेकर के आप यहाँ फोर्सेस की बात करिए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रही है इसका जो मैग्नीट्यूड है अगर ज्यादा है, किससे ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगी उससे ज्यादा है, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, है ना, जो इलेक्ट्रॉन है उस पर किसका प्रभाव ज्यादा रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव ज्यादा रहेगा, और वो उसी के अकॉर्डिंग जो है मोशन करना स्टार्ट कर देगा। आप यहाँ देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, अपोजिट टू फील्ड होता है। इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मोशन इस तरीके से एग्जैक्ट ऊपर तो नहीं लेकिन एक कर्व के फॉर्म में ऊपर की तरफ जाते हुए आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग भी रह सकता है। इलेक्ट्रॉन का मोशन मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग भी रह सकता है, लेकिन कब ऐसा होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाली फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाली फोर्स से ज्यादा हो जाएगी, तब मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रभाव है वो ज्यादा रहेगा, और तब उस केस में इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जा करके नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा, जिसको यहाँ पर हमने डिफ्लेक्शन बाय मैग्नेटिक फील्ड के रूप में दिखा रखा है। लेकिन तीसरा केस जो यहाँ पर आता है वो बहुत ही क्या कहते हैं अनोखा केस है और इम्पोर्टेंट भी है। दोनों के मैग्नीट्यूड जब फोर्सेस के बराबर हो जाएंगे तब तो भाई दोनों पर बराबरी वाली बात आ जाएगी, ना चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की सुनेगा ना ही वो मैग्नेटिक फील्ड की सुनेगा, और वो जिस डायरेक्शन में एंटर किया था इस रीजन के अंदर उसी डायरेक्शन में ये एग्जिट भी कर जाएगा रीजन से, यानी कि अनडिफ्लेक्टेड रह जाएगा। अनडिफ्लेक्टेड वाला केस जो होता है इसको वेलोसिटी सेलेक्टर भी कहा जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, वेलोसिटी सेलेक्टर कहा जाता है। इसी चीज को अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं कि भाई एफ ई जो है एफ बी के बराबर है, तो एफ ई कितना होगा क्यू ई, और ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पर कितना होगा 90 होगा, बिकॉज एंगल 90 डिग्री है। चार्ज आप यहाँ पर कैंसिल कर सकते हो, E इक्वल टू आपके पास रह जाएगा VB के बराबर, और V यहाँ पर रह जाएगा E अपॉन बी के बराबर। तो यहाँ पर आपको वेलोसिटी पता चल जाएगी। अगर आपको पता चल जाए कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए जिससे वो चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड निकल जाए। ठीक है, तो इसलिए इसी को क्या कहा जाता है, वेलोसिटी सेलेक्टर यहाँ पर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अभी तक आप पढ़ते चले आ रहे थे कि चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगी तो वो किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा। अब आपको क्या पढ़ना है कि भाई अब चार्ज नहीं है, चार्ज की जहां जगह पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर यहां पर ले चुका है, उस पर इस बार फोर्स लग रही होगी, जो कहां पर रखा हुआ है, अगेन मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो ये जो आपको मैग्नेट यहाँ पर दिख रही है इसकी वजह से हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराई। साथ ही साथ आपको एक वायर भी चाहिए थी, तो वायर आपने यहाँ पर ये ले ली, इसको आपने हैंग कर दिया, कहां पर, मैग्नेटिक फील्ड के जो पोल्स हैं उसके बीच में, इस तरीके से आपने जो है हैंग कर दिया है इसको। ठीक है, ये समझ पा रहे हो आप लोग।
ये इस तरीके से यहाँ पर आपने इसको हैंग कर दिया है। तो यहाँ पर जब आप करंट फ्लो कराओगे, देखिए ये बैटरी आपने कनेक्ट कर रखी है, इस बैटरी के हेल्प से हम इस कंडक्टर में जो है करंट फ्लो कराएंगे। और जैसे ही आप करंट फ्लो कराओगे, आप ये पाओगे कि ये जो कंडक्टर था ये मोशन करना स्टार्ट कर देगा, इधर उधर डिफ्लेक्शन करना स्टार्ट कर देगा। वो किस वजह से होता है बेटा? वो फोर्स की वजह से होता है। और वो फोर्स कितनी होती है? वो फोर्स होती है I L क्रॉस बी। I L क्रॉस बी, ये तो मैग्नेटिक फील्ड, ये तो मैंने क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है, वेक्टर फॉर्म में लिखा है। अगर आप इसी को मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं तो ये होगा F = I L B sin थीटा। इतना जो है यहाँ पर फोर्स लगेगी। देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में दे रखा है अगेन फोर्स का फॉर्मूला, तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन आपको पता चलती है RST R से, राइट हैंड थंब रूल से। तो यहाँ पर आप फोर्स की डायरेक्शन भी पता कर लेंगे राइट हैंड थंब रूल से। फोर्स किधर लगेगी? देखिए, अगर ये जो गिवन एग्जाम्पल है मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, तो फोर्स की डायरेक्शन देखिए क्या हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन तो ये हो गई इधर, करंट की डायरेक्शन मतलब IL की डायरेक्शन तो हो गई करंट की डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी भाई? नॉर्थ से साउथ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हो गई अपवर्ड डायरेक्शन में। तो करंट हो गया, देखिए करंट तो हो गया स्ट्रेट, है ना, स्क्रीन की तरफ हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गई? अपवर्ड डायरेक्शन में हो गई। तो ये ऊपर की तरफ मैंने फिंगर्स को कर्ल कराया। तो भाई देखो, थंब किधर आ रहा है? आप देख सकते हो थंब आ रहा है फोर्स की डायरेक्शन में। तो थंब जो है फोर्स की डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसीलिए फोर्स की डायरेक्शन जो है इस तरीके से राइट साइड में आपको यहाँ पर दिखा रखी है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, क्लियरिटी आई चीज है। यहाँ पर फोर्स बिटवीन करंट कह रही हूँ कंडक्टर्स, लेकिन स्पेशलिटी क्या है यहाँ पर? दोनों के दोनों कंडक्टर जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को देखिए दो चीजें अगेन देखने को मिलेंगी। या तो देखिए आप लोगों को ये देखने को मिल सकता है कि वायर्स के बीच में अट्रैक्शन हो रहा होगा, या फिर वायर्स के बीच में रिपल्शन हो रहा होगा। रिपल्शन कौन से केस में होगा? देखिए आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, रिपल्शन होगा जब डायरेक्शन होगी करंट की अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन सेम है, दोनों वायर्स में सेम डायरेक्शन में है, तब उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। एक तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और ये आप इस शॉर्ट ट्रिक से भी याद रख सकते हो, यानी कि रिपल्शन कब होगा? अपोजिट के लिए। और अगर सेम है तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। इस तरीके से रोजा जो हमने ये यहाँ पर सिनोनियम बनाया है, तो इसकी हेल्प से जो है आप लोग पता कर सकते हो कि क्या जो है यहाँ पर ट्रिक लगाई जा सकती है। दूसरा, फोर्स कितनी लगेगी यहाँ पर वायर्स के बीच में, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसके लिए भी यहाँ पर फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला कितना है? μ0/4 पाई 2, क्योंकि दोनों करंट आ रही है यहाँ पर, दोनों वायर में करंट आ रही हैं, तो उसके लिए आपको मेंशन करना पड़ेगा 2I1I2। और अपॉन में आ जाएगा बेटा यहाँ पर डिस्टेंस, वो डिस्टेंस आएगा जो दोनों वायर्स के बीच में है। दोनों वायर्स के बीच में अगर डिस्टेंस D है तो वो आप मान करके चलिए यहाँ पर। और साथ में यहाँ आ जाएगी L, लेंथ आ जाएगी। अब ये लेंथ कौन सी है? देखिए, ये वाली जो वायर थी, दोनों जो वायर हैं पैरेलल, ये तो इनफाइनाइट लेंथ की हैं। तो आप यहाँ पर क्या करोगे? वायर्स का कुछ हिस्सा जो है कंसीडर कर लोगे। ये L लेंथ जो है उसी हिस्से की जो है यहाँ पर लेंथ है। आप इसी की हेल्प से एक काम कर सकते हो, आप F/L कैलकुलेट कर सकते हो, जो हो जाएगा μ0/4 पाई 2I1I2/D। और इस चीज को आप नाम क्या दे सकते हो? इस चीज को आप कह सकते हो फोर्स पर यूनिट लेंथ। इतनी फोर्स पर यूनिट लेंथ लग रही होगी दोनों वायर्स के बीच में। तो दोनों चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर बच्चों है हमारा टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय करंट लूप। तो इस बार देखिए स्ट्रेट वायर नहीं है, पैरेलल वायर्स नहीं है, आपकी बार हमारे पास करंट लूप है यहाँ पर। और उस पर क्या लग रहा है? यहाँ पर टॉर्क लग रहा है। ठीक है, और ऐसा कब होगा? जब वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर आपने दो पोल्स लिए हैं जिससे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सकती है। आपने यहाँ पर एक लूप लिया है, इस तरीके से आपको यहाँ दिख रहा होगा, PQRS इसका नाम है। इस लूप में आपने करंट भी फ्लो कराई है, जो कि कुछ इस तरीके से आप कह सकते हो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों जो आर्म्स है यहाँ पर, यानी कि ब्रेड्थ और लेंथ जो होगी उसकी भी डायमेंशन आपने यहाँ पर रख रखी है, एक है B और एक साइड आपने A मान ली है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, जो ये लूप यहाँ पर आपने बनाया है, इस लूप का एक एरिया वेक्टर होगा। एरिया वेक्टर लूप का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर हुआ करता है। जैसे मान लीजिए ये तो हो गया प्लेन किसी लूप का, है ना, इसके परपेंडिकुलर जो है इस तरीके से यहाँ पर क्या होना चाहिए? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होनी चाहिए। तो ये जो आपको यहाँ पर एन दिखा रखा है, ये असल में क्या है? ये एरिया वेक्टर की ही डायरेक्शन है। और ये हो गई यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और दोनों के बीच में यहाँ पर कितना एंगल है? थीटा। यहाँ पर दोनों के बीच में एंगल होने वाला है। तो इस पर कितना टॉर्क लगेगा याद रखिए आप लोग। इस पर टॉर्क लगेगा बच्चों I AB sin थीटा। ठीक है, I AB sin थीटा। अब मान लीजिए आप लोग
मान लीजिए आप लोग कि इस लूप में एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टॉ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। इतना जो है यहाँ पर टॉर्क लगने वाला है बच्चों। इसके बाद आप एक काम और कर सकते हो, एन आई ए, एन आई ए की जगह पर आप यहाँ क्या लिख सकते हो, स्मॉल एम लिख सकते हो। अब आप पूछोगे ये स्मॉल एम क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। स्मॉल एम जिसको हमने एन आई ए लिखा है, ये यहाँ पर है मैग्नेटिक मोमेंट। क्या है यहाँ पर, ये मैग्नेटिक मोमेंट का काम कर रहा है। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और इस इतना जब आप लिख देंगे फॉर्मूला, तो तब आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में यानी कि वेक्टर फॉर्म में जो है आप कन्वर्ट कर पाओगे। तो वेक्टर इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, है ना। ये जो है यहाँ पर इसका क्रॉस प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। अब देखिए, अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसका मतलब टॉ जो है यहाँ पर दिख रहा है आपको, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखिए मैं बताता हूँ आपको, आप क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन पता कर सकते हो राइट हैंड थंब रूल से। आपको फिंगर्स को रखना है एम वेक्टर की डायरेक्शन में। अब देखो एम वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, एम वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। कैसे भाई, ये बात आपने कैसे कह दी, देखो फॉर्मूला आपके सामने है, वहां से आप कह सकते हो। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में यानी कि एम वेक्टर की डायरेक्शन में आपने अपने फिंगर्स को रख लिया, बी वेक्टर की तरफ आप फिंगर्स को घुमा लेना, और थंब को स्ट्रेच करने पर आपको पता चल जाएगा कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या है। इस तरीके से बच्चे हम पता कर सकते हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें हमें यहाँ पर पता चल जाएंगी। सामने टॉपिक आ गया है अब आपके मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, देखिए गैल्वेनोमीटर जो होता है ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अब डिटेक्ट क्या करा करते हैं ये भी आप लोग ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इस चीज को जो है हम यहाँ पर डिटेक्ट करा करते हैं। किसी भी अगर कोई सर्किट है वहां पर करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर की हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के अंदर एक कॉइल होती है जो मूव करती रहती है, या आप कह सकते हो रोटेशन करती रहती है, तो इसलिए नाम पड़ गया पूरा का पूरा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसका वर्किंग प्रिंसिपल आप लोगों को याद रखना चाहिए, बहुत बार पूछा जाता है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका, एक बार पढ़ लेते हैं कि भाई करंट कैरिंग कॉइल, यानी कि एक अगर कॉइल है जिसमें करंट फ्लो कर रहा था, और आपने उसको अगर कहाँ रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, तब क्या होगा, तब होगा क्या कि भाई उस पर एक टॉर्क लगेगा। अभी पढ़ा भी है हमने कि अगर कोई कॉइल है ना, रेक्टेंगुलर कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में वो रखी हुई है, तो उस पर टॉर्क लगने लग जाएगा, वो घूमने लग जाएगी, है ना। देखो लिखा हुआ है विच टेंड्स टू रोटेट कॉइल एंड प्रोड्यूस एंगुलर डिफ्लेक्शन, और एंगुलर डिफ्लेक्शन आपको मिलती है उस टॉर्क की वजह से। ये इसका हो गया बच्चों यहाँ पर वर्किंग प्रिंसिपल। यहाँ पर एक आपको पिक्चर भी दिखाई गई है, इस पिक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो है ना, ये आपको टॉप व्यू दिखा रखा है कॉइल का। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर देखो थोड़ा सा खास बात है, यहाँ पर जो आपको पोल्स दिखेंगे वो कर्व्ड पोल्स दिखाई दे रहे होंगे। ये कर्व्ड पोल्स क्या करते हैं, ये कर्व्ड पोल्स का काम है यहाँ पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कराने का। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करानी है, ये भी सुन लीजिए आप लोग, जिससे कि क्या हो सके, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों हमेशा क्या रह सके, परपेंडिकुलर रह सके। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों हमेशा परपेंडिकुलर रह सके, जिससे साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। साइन 90 1 हो जाता है, साइन थीटा यहाँ पर 1 हो जाएगा। इस कारण से हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर यूज करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। एक यहाँ पर आपको यहाँ पॉइंटर लगा दिख रहा होगा, ये पॉइंटर जो है आपको पता करके बताएगा कि कितना वहां पर डिफ्लेक्शन जो है हो रही है करंट पास कराने पर गैल्वेनोमीटर के अंदर। ठीक है, अब दूसरी चीज हम यहाँ पर पढ़ते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट या फिर करंट रिडक्शन फैक्टर क्या हुआ करता है। उसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि भाई इक्विलिब्रियम में ना, इक्विलिब्रियम में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए कंडीशन होती है, वहां पर दो तरीके के टॉर्क आपको बनते हुए देखने को मिलेंगे। एक होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और एक हुआ करता है रीस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है, और रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है, जो डिफ्लेक्शन को दोबारा घटाने का काम करता है। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ये दोनों टॉर्क जो है एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, यानी कि एन आई ए बी सी फाई के बराबर हो जाएगा। सीधी सी बात है, रीस्टोरिंग टॉर्क सी फाई है, और क्या कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो एन आई ए बी है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद आप यहाँ पर I इज इक्वल टू, अगर आप लिख देते हैं इसको C अपॉन एन ए बी, और इधर रख देते हैं फाई, मतलब एक तरफ तो करंट आ जाए और दूसरी तरफ फाई यानी कि डिफ्लेक्शन आ जाए, तो आप लोग यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि ये कितना रेशियो बच रहा है। ये रेशियो बच्चों यहाँ पर बच रहा है C अपॉन एन ए बी। मैं थोड़ा आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि C यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर ये है टॉर्शनल कांस्टेंट जो वायर का होता है, जिस वायर से ये क्या कहते हैं कॉइल जो है बंधी रहती है। ठीक है, और एन जो है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स है जो आपको
आपको कॉइल में देखने को मिलेंगे। ए यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा जो अगेन कॉइल का होगा। और बी यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो कॉइल रखी गई है। तो ये जो आपको बेटा यहाँ पर रेशियो मिल रहा है सी अपॉन एन ए बी, इसी को आप क्या कहा करते हो, इसी को आप गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट या फिर करंट रिडक्शन फैक्टर कहा करते हो। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। दूसरी चीज आपको यहाँ नीचे ही लिख के दिखाई दे रही होगी फिगर ऑफ मेरिट। तो फिगर ऑफ मेरिट क्या हुआ करती है, अभी आपने पढ़ा कि I इज इक्वल टू सी अपॉन एन ए बी इंटू फाइव होता है ना। अगर यहाँ पर आप क्या कर लोगे, आई अपॉन फाइव लिख लोगे, तो देखो आई अपॉन फाइव कितना आएगा, आई अपॉन फाइव आ जाएगा सी अपॉन एन ए बी के बराबर। तो इसको क्या कह देंगे हम, फिगर ऑफ मेरिट कहे। तो आई अपॉन फाइव कितना आ जाएगा आपके पास, सी अपॉन एन ए बी आ जाएगा। अब सी अपॉन एन ए बी यहाँ पर क्या कहला रहा है, ये तो भैया फिगर ऑफ मेरिट है। अच्छा, अभी तो हमने इसको पढ़ा था कि करंट रिडक्शन फैक्टर है, अब हमने इसको पढ़ लिया कि फिगर ऑफ मेरिट है। तो इसका मतलब क्या वो जो पढ़ा था और ये जो पढ़ा है, क्या ये दोनों चीजें सेम है? तो बिल्कुल सर, ये दोनों चीजें आप लोगों की सेम है। करंट रिडक्शन फैक्टर कह दीजिए या फिगर ऑफ मेरिट कह दीजिए, दोनों चीजें सेम रहने वाली हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब यहाँ पर आई है सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी जो रहा करती है गैल्वेनोमीटर की, ये दो टाइप की रहा करती है बच्चों, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हो। एक है करंट सेंसिटिविटी और दूसरा है वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होगा, देखो उसके लिए भी आपको यही वाली इक्वेशन पता होनी चाहिए जो हम इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। आप यहाँ से क्या कर लीजिए, करंट सेंसिटिविटी अगर आपको बताना है तो आप यहाँ से आई अपॉन फाइव नहीं, आई अपॉन फाइव नहीं, फाइव अपॉन आई पता कर लीजिए। तो फाइव अपॉन आई अगर आप पता कर लेंगे तो ये आपके पास निकल करके आएगा एन ए बी अपॉन सी। ठीक है, एन ए बी अपॉन सी आएगा। ये जो फाइव अपॉन आई है, यही क्या चीज है, करंट सेंसिटिविटी हम इसी को कहते हैं, फाइव अपॉन आई को ही कहते हैं। यानी कि करंट सेंसिटिविटी का दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, एन ए बी अपॉन सी हो सकता है। अब इसी के बाद अगर आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी पता करनी है तो वो भी आप यहाँ पर करंट सेंसिटिविटी की हेल्प से ही पता कर सकते हो। फाइव अपॉन आई लिख दिया हमने यहाँ पर। आप दोनों तरफ जो है रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में जाकर के। आप जानते हो आई आर कितना होता है भाई, वोल्टेज के बराबर होता है। तो वो फाइव अपॉन वी कितना आ जाएगा, एन ए बी अपॉन सी आर आ जाएगा। ये आ गया आपके पास वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला फाइव अपॉन वी। अब जो आर लिखा भाई यहाँ पर आपने, वो क्या था, तो भाई मैं बता दूं आपको, वो था आपके पास यहाँ पर रेसिस्टेंस। किसका रेसिस्टेंस था, गैल्वेनोमीटर का वो रेसिस्टेंस था। तो दोनों तरीके की सेंसिटिविटी हमने यहाँ पर पढ़ ली। इन फॉर्मुलों की हेल्प से ही आप ये भी बता सकते हो कि किन फैक्टर्स पर जो है करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी डिपेंड कर रही है, कब वो बढ़ेगी, किन फैक्टर्स के चेंज होने से वो घट जाएगी। सारी चीजें आप यहाँ पर फॉर्मूले की हेल्प से देख सकते हो, समझ सकते हो। अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कन्वर्जन गैल्वेनोमीटर का अमीटर में। ये दो तरीके के कन्वर्जन होते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है, आते बहुत ज्यादा हैं। एक तो गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन है अमीटर में और दूसरा गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन है वोल्टमीटर में। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया है कि किस तरीके से आप एक गैल्वेनोमीटर को एक अमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपने क्या करा, आपने सबसे पहले तो यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर ले लिया और गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आपने यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लगा दिया। ये जो रेसिस्टेंस लगा दिया ना, ये रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा स्मॉल होती है, वेरी स्मॉल, है ना, बहुत ज्यादा स्मॉल होती है। तो जब भी आप ऐसे गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेसिस्टेंस लगा देते हो जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल है ना, तो तब जो है ये कॉम्बिनेशन क्या बन जाता है, यही कॉम्बिनेशन आपका अमीटर बन जाता है। ठीक है, और ये जो पैरेलल में रेसिस्टेंस लगाया था आपने, आप इसको क्या नाम दे देते हो, आप इसको शंट नाम दे देते हो। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पर। दूसरी बात क्या है भाई कि ये जो रेसिस्टेंस आपने लगाया है इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी आई अपॉन आई माइनस आई जी, और इंटू क्या आ जाएगा बेटा, जी आ जाएगा। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर आई क्या है, तो देखो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर फिगर में लेकर के चलता हूँ, समझाता हूँ चीजें। आई यहाँ पर वो करंट है जिसको हमें मेजर करना था, ठीक है, और आई जी वो करंट है जितनी हम गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो कराएंगे, उससे ज्यादा करंट हमको फ्लो करानी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई फायदा ही नहीं होगा। क्योंकि आईजी वो करंट है जितनी करंट एंटर करने पर गैल्वेनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन दे देगा। यानी कि आप इसको कह सकते हो फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ये जो है आप यहाँ पर इसको नाम दे सकते हो। अब आईजी अगर करंट चला गया गैल्वेनोमीटर में तो शंट में कितना करंट जाएगा भाई, आई में से आपको क्या करना पड़ेगा, आईजी माइनस करना पड़ेगा और आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से कितना रेसिस्टेंस आपको लगाना है, कितना करंट मेजर करने के लिए कितना रेसिस्टेंस आपको शंट के रूप में लगाना पड़ेगा, वो आपको जो है इस फॉर्मूले से पता चल जाएगा। आई अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। जी मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जी क्या है भाई, ये भी रेसिस्टेंस है ना। जी भी क्या है यहाँ पर, ये रेसिस्टेंस है, लेकिन किसका रेसिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस है। ये चीज आप लोगों को
ध्यान में रखना। इसके बाद पढ़ लेते हैं हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसान तरीका है और जस्ट अपोजिट है। जैसे आपने अमीटर में कन्वर्ट करा था उसका जस्ट अपोजिट है। तो आपने अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पैरेलल में यहाँ पर लगाया था रेसिस्टेंस। यहाँ आप क्या करने वाले हो, सीरीज में रेसिस्टेंस लगाने वाले हो। वहां पर आपने क्या करा था, स्मॉल वैल्यू ली थी रेसिस्टेंस की। यहाँ आप क्या करोगे, आप एक लार्ज वैल्यू लोगे रेसिस्टेंस की। तो बिल्कुल अपोजिट है। और जैसे ही आप एक गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेसिस्टेंस लगा दोगे, हाई रेसिस्टेंस, ये कॉम्बिनेशन जो बिहेव करेगा एक वोल्ट मीटर की तरह यहाँ पर ये बिहेव करने लगेगा। अब मान लीजिए इस वोल्ट मीटर को वी वोल्टेज जो है मेजर करना था, जैसा आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर में हम करंट कितनी भेजेंगे भाई, आईजी करंट ही भेजेंगे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ही भेजेंगे। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उससे ज्यादा करंट हम भेज ही नहीं सकते, कोई फायदा नहीं है, वेस्टेज होगा उसका, और रिजल्ट भी गलत आएगा। तो यहाँ पर ये आर रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए भाई, ये आर रेसिस्टेंस जो होगा इसकी वैल्यू होती है बेटा V अपॉन आई जी माइनस जी। ये हुआ करती है इस रेसिस्टेंस की वैल्यू। आपको पता चल जाएगा यहां से कि कितना वोल्टेज मेजर करने के लिए कितना रेसिस्टेंस आपको यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये था यहाँ पर इस पूरे चैप्टर का रिवीजन। आपने दो पार्ट्स में इस तरीके से यहाँ पर रिवीजन कर लिया। यहाँ पर हमने चीजों को समझा कि क्या सिनेरियो है, दूसरा क्या फॉर्मूला लग रहा है, तीसरा किस लॉजिक के बेसिस पर हमें वर्क करना है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर समझी। इसके बाद क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, वो सारे क्वेश्चंस को हम अगेन डिस्कस करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडी।